SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की अपील के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग का जो अनिवार्य बॉम्बे हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक अहम फैसला जिसमें कहा गया है कि SC/ST एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज करने में जो अपील की कार्रवाई को वीडियो की जो रिकॉर्ड है वो करना जरूरी होगा। यह फैसला कैसे बना और क्या है, इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या, आइए जानते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया, इसमें हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया जिसमें यह कहा गया कि जो SC/ST अधिनियम के तहत जो एफआईआर दर्ज करने में जो अपील में भी सुनवाई की पूरी प्रक्रिया को भी वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। डॉक्टर हेमा आहूजा बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला। इस फैसले का आधार बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ द्वारा डॉक्टर हेमा आहूजा बनाम महाराष्ट्र केस में पहले दिए गए निर्णय पर आधारित है। उस केस में कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कानून के तहत किसी भी कार्रवाई को वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। विजय सपकाले की याचिका पर सुनवाई। यह फैसला एक विजय सपकाले द्वारा कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ एक प्राथमिक दर्ज करने की मांग पर सुनवाई के दौरान आया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया, अगर डॉक्टर हेमा आहूजा केस में वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था लागू की गई है तो इस केस में ऐसा होना चाहिए। कोर्ट का क्या तर्क था, आइए वो जानते हैं। कोर्ट ने माना कि चूंकि डॉक्टर हेमा आहूजा के मामले में खंडपीठ ने किसी भी कार्रवाई का वीडियो रिकॉर्ड को अनिवार्य बताया है, इसलिए एफआईआर जो दर्ज करने की अपील इस दायरे में आएगी। धारा 15A का सब क्लॉज 10 का जो उल्लेख है, जिसमें कोर्ट ने SC/ST अधिनियम की धारा 15A का क्लॉज सब 10 का भी हवाला देते हुए कहा कि अपील में होने वाली कार्रवाई को वीडियो रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया गया था। यह फैसला SC/ST अधिनियम के मामलों में न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो रिकॉर्डिंग से कोर्ट में कार्रवाई किसी तरह के पक्षपात या अनियमितता को रोका जा सकेगा। साथ ही साथ SC/ST की जो अपील की प्रक्रिया वो क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले जो शिकायत जो प्राथमिक यानी कि एफआईआर दर्ज कराना। SC/ST में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति के साथ जातिगत भेदभाव या अत्याचार होता है तो वह निकटतम पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है। यह एफआईआर थाना प्रभारी द्वारा SC/ST अधिनियम के तहत संबंधित धाराओं में दर्ज की जाती है। दूसरा होता है जांच प्रक्रिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अधिकारी जांच शुरू करता है और अनुसंधान अधिकारी पीड़ित गवाहों आरोपियों से पूछताछ करता है, सबूत इकट्ठा करता है और मामले की गंभीरता के आधार पर कार्रवाई भी करता है और विशेष अदालत में यह मामला दर्ज होता है। यानी कि SC/ST मामलों की सुनवाई एक विशेष अदालत में होती है। जब पुलिस अपनी पूरी जांच कर लेती है तो चार्जशीट विशेष अदालत में प्रस्तुत की जाती है। अदालत एफआईआर और जांच के आधार पर आरोप तय करती है और विशेष अदालत में जो सुनवाई होती है यानी कि चार्जशीट जमा करने के बाद विशेष अदालत में सुनवाई होती है। इस दौरान पीड़ित गवाह और आरोपी के लिए बयान लिए जाते हैं। यदि मामला कोई विवाद है या सबूत अपर्याप्त तो मामला आगे भी बढ़ सकता है। अपील का अधिकार। यदि पीड़ित या आरोपी अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। SC/ST मामलों में अपील के लिए कानून की एक निश्चित समय सीमा होती है जिसके भीतर अपील की दायर की जाती है और अपील में वीडियो रिकॉर्डिंग का भी प्रावधान है। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया कि जो SC/ST अधिनियम के तहत किसी भी अपील में प्रक्रिया जैसे एफआईआर दर्ज करने की मांग की कार्रवाई को वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य न्यायिक पारदर्शिता बनाए रखना और अपील के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी से बचाव करना है। उच्च न्यायालय का भी फैसला। उच्च न्यायालय की अपील सुनवाई के बाद या तो निचली अदालत के फैसलों को बरकरार रख सकता है तो या उसे बदल भी सकता है या मामले फिर भी सुनवाई का आदेश दे भी सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी अपील। उच्च न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट होने पर अंतिम और अपील जो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यह पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि SC/ST समुदाय के लोगों को न्याय मिल सके और अत्याचार मामलों में कानून का सही तरीके से पालन हो। वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी है? SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई को वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी करने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारक हैं जिनका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है। आइए समझते हैं क्यों यह जरूरी है। पहला जो पॉइंट आता है वो न्यायिक पारदर्शिता पे आता है।
यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग से यह सुनिश्चित होता है कि न्यायालय में जो भी कार्रवाई हो रही है वह पारदर्शी है और निष्पक्ष हो। इससे कोई भी पक्ष न्यायिक प्रक्रिया में हेर फेर नहीं कर सकता, न्याय किसी प्रकार में गड़बड़ी से बचा सकता है। दूसरा पॉइंट होता है कि गंभीर मामलों में निष्पक्षता, यानी कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े मामले में अक्सर आरोप गंभीर होते हैं, जिनमें जातिगत भेदभाव, हिंसा या उत्पीड़न शामिल हो सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग से यह सुनिश्चित होता है कि सभी पक्षों की जो सुनवाई है वो निष्पक्ष ढंग से हो रही है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ या झूठे बयानबाजी की संभावना भी कम हो जाती है। झूठे आरोपों से बचाव, यानी कि SC/ST कानून का कभी कभी दुरुपयोग भी हो सकता है, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अगर कोई पक्ष झूठे आरोप लगा रहा हो या गलत बयान दे रहा हो तो इस रिकॉर्ड किया जा सके और भविष्य में इसका इस्तेमाल सच्चाई स्थापित करने में किया जा सके। अपील और समीक्षा में मदद, यदि कोई मामला उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में कार्य कर सकती है। इससे उच्च अदालतों को अपील के दौरान पहले की गई कार्रवाई को सटीकता से समझने में मदद मिलती है, जिससे फैसले की गुणवत्ता पर भी सुधार होता है। गवाहों की सुरक्षा, यानी कि SC/ST के मामलों में गवाहों को दबाव डालने या डराने धमकाने की संभावना होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी यह सुनिश्चित करता है गवाह अपनी गवाही देते समय स्वतंत्र और निष्पक्ष रह सके, जिससे कि गवाही सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। न्यायिक प्रक्रिया में भी देरी में भी बचाव, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग से कोर्ट की कार्रवाई का सटीक और पूर्ण रिकॉर्ड रहता है, जिससे किसी पक्ष द्वारा समय बर्बाद करने या कार्रवाई अनावश्यक देरी करने की संभावना भी कम हो जाती है। यह न्याय देने की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाता है। और सातवां पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि भविष्य में कानूनी मिसाल, यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह निर्णय भविष्य में अन्य अदालतों के लिए एक कानूनी मिसाल के रूप में काम करेगा, जिससे कि देश भर में SC/ST के मामलों में वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को लागू करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। ओवरऑल जो कंक्लूजन निकला, यानी कि निष्कर्ष निकला कि वीडियो रिकॉर्डिंग का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इससे SC/ST समुदाय को न्याय प्राप्त करने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि अत्याचार मामले में सही न्याय मिल सके। वीडियो रिकॉर्डिंग की जो सीमाएं होती हैं वो भी हम लोग जान लेते हैं, यानी कि SC/ST अधिनियम के जो अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुछ तथ्य कार्रवाई वीडियो रिकॉर्डिंग के कई फायदे प्रदान करती है, लेकिन इसके साथ कुछ सीमाएं और चुनौती भी है। आइए उन सीमाओं पर भी ध्यान देते हैं। पहला है गोपनीयता का उल्लंघन, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया कुछ मामलों में गोपनीयता को भंग होने का खतरा हो सकता है, यानी कि पीड़ित और गवाहों की पहचान, उनकी व्यक्तिगत जानकारी उजागर हो सकती है, जिससे उनकी सुरक्षा और निजता खतरे में पड़ सकती है। खासकर जो SC/ST समुदाय के लोगों के लिए जो पहले ही सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहे होते हैं, वो एक संवेदनशील मुद्दा होता है। दूसरा होता है तकनीकी चुनौती, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उपकरण जैसे प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है। तकनीकी खराब रिकॉर्डिंग रुकावट या खराब ऑडियो वीडियो गुणवत्ता से न्याय प्रक्रिया से प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग में डेटा का सुरक्षित भंडारण और रख रखाव की भी चुनौती होती है। साइबर सुरक्षा और डेटा चोरी का भी खतरा होता है, यानी कि रिकॉर्डिंग के डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर सुरक्षा कमजोर होने पर इसे डेटा का दुरुपयोग हो सकता है। अगर यह संवेदनशील है तो जानकारी किसी गलत हाथों में भी चली जाती है, तो इसे सार्वजनिक करने और संपादित करने या छेड़छाड़ करने का जोखिम होता है, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रक्रिया की धीमी गति, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यकता से कोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी देर हो सकती है। वीडियो रिकॉर्डिंग की तैयारी, उपकरण, सेटअप, उसके बाद की जांच करने के बाद अतिरिक्त समय लग सकता है, जिससे कि न्याय देने की प्रक्रिया भी धीमी हो सकती है। साक्ष्य का अनुचित उपयोग, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग कभी कभी गलत तरीके से संपादित प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे कि असहल तथ्य विकृत हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप न्याय प्रक्रिया का गलत दिशा में भी ले जाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान पीड़िता और आरोपियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव हो सकता है। कैमरे के समय बोलते समय लोग अधिक सचेत और नर्वस हो सकते हैं, जिससे कि उनकी गवाही या बयान में अंतर आ सकता है या उनके सच्चे विचार और अनुभव व्यक्त करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अतिरिक्त वित्तीय और मानव संसाधनों की आवश्यकता है, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जो प्रक्रिया का लागू करने के लिए सरकार न्याय प्रणाली को अतिरिक्त वित्तीय और मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसके उपकरण, स्टाफ प्रशिक्षण और रख रखाव भी शामिल है, जैसे कि छोटे और ग्रामीण अदालतों में बड़ी चुनौती हो सकती है।
और संवैधानिक और कानूनी प्रश्न, यानी कि कुछ मामलों में वीडियो रिकॉर्डिंग एक संवैधानिक कानूनी सवाल भी उठा सकती है। अगर इसका जो उपयोग है वो सही तरीके से नहीं किया गया तो न्याय प्रणाली और निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। उदाहरण के लिए अगर किसी पक्ष को वीडियो प्रस्तुत किया गया है और उसके पक्ष निष्पक्ष नहीं लगता तो यह कानूनी के लिए विवाद बन सकता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि वीडियो रिकॉर्डिंग एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्रक्रिया के पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है, लेकिन इसकी सीमाओं और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इसे सावधानीपूर्वक लागू करना चाहिए। इसके लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत है ताकि तकनीकी का सही उपयोग हो सके और न्याय प्रक्रिया का इसका सकारात्मक प्रभाव हो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो गए होंगे और साथ ही साथ ये जजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।